सबसे पहले बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व अब कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि बांकीपुर की हार ने यह साबित कर दिया है कि लोग अब जाति धर्म की राजनीति से उब गए हैं। ये बयान दिया है कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने, जिसके बाद बिहार की सियासत सुलग गई। आरजेडी ने इसे गठबंधन धर्म के प्रतिकूल बताया तो विरोधी महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बांकीपुर की हार, महागठबंधन में तकरार। एक बार कांग्रेस को मौका मिले, कांग्रेस लीड करे, क्या प्रॉब्लम है? लीडरशिप पर आरजेडी कांग्रेस में वार पलटवार। इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस के द्वारा दिया जाना कहीं से उचित नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव के बाद आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले पार्टी में अंतर्कलह हुआ, जिसका हल अभी निकला भी नहीं। इससे पहले गठबंधन के सहयोगी भी अब लीडरशिप की दावेदारी करने लगे। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि 2005 से महागठबंधन 9 चुनाव हार चुका है और इसके लिए उन्होंने आरजेडी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। जो आज का यूथ है, शिक्षित वर्ग है, क्या चाहता है? जात और धर्म की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी की सोच पे चलने वाली पार्टी है। हम लोग सबको लेके चलते हैं और मुद्दों पे बात करने वाले लोग हैं। यही चीजें बांकीपुर में भी देखा गया। बांकीपुर में जो कहा जाता था कि वोट बैंक है, अब वो बैंक तो खत्म हो गया। वो बैंक जो है ना, हम लोगों का लुटा गया है। गेट उसका खुल चुका है, सारे नोट इधर उधर सब बिखर रहे हैं। अगर इज्जत बचानी है, समाज को बचाना है, स्टेट को बचाना है, राज्य को बचाना है, तो एक बार कांग्रेस लीड करे, मजबूती से लीड करे और सब कोई हमारा साथ दें। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि आरजेडी कांग्रेस का वोट बैंक लुट चुका है। ऐसे में नए सिरे से गठबंधन बनाने की जरूरत है और कांग्रेस को लीड करने का मौका मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशांत किशोर को भी साथ आने का न्योता दे दिया। कांग्रेस नेता के इस बयान से बिहार की सियासत सुलग गई। आरजेडी ने कांग्रेस पर गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगा दिया। अगर गठबंधन के अंदर कोई बातें हैं तो गठबंधन के बैठक में ये बातें रखी जा सकती है और गठबंधन के तकाजा के अंतर्गत इस तरह का वक्तव्य जो कहीं ना कहीं आज केंद्र सरकार और बिहार सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, एनडीए सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, उसको आप इस तरह के वक्तव्यों से कहीं ना कहीं मदद पहुंचा रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। बांकीपुर की हार के बाद महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवाल अब खुली सियासी बहस का रूप ले चुके हैं। ऐसे में बिहार की विपक्षी राजनीति में यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बांकीपुर में आरजेडी को मिली हार के बाद से महागठबंधन में तकरार देखने को मिल रहा है। आप यूं कह सकते हैं कि बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट का ये साइड इफेक्ट दिख रहा है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं और सबसे पहले आप ये समझिए खबर क्या है। देखिए, आज कांग्रेस नेता का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने ये बयान दिया। महागठबंधन में आरजेडी की भूमिका पर कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए। आरजेडी के नेतृत्व में लगातार हार का आरोप भी कांग्रेस नेता ने लगा दिया। महागठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर दी गई। मतलब अब तक जो आरजेडी लीड कर रही है, अब कहा जा रहा है, मांग की गई कि कांग्रेस लीड करे। तो आरजेडी कांग्रेस का वोट बैंक लूटने की बात भी कही गई। जाति की राजनीति से ऊपर उठने की सलाह भी दी गई। अब आप समझिए कि आरजेडी पर सवाल आखिर क्यों कांग्रेस उठा रही है। तो पिछले कुछ चुनाव में आरजेडी का जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही खराब रहा है। 2005 के बाद से आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 9 चुनाव हार चुकी है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी का बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा था। फिर साल 2020 में विधानसभा चुनाव में स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर हुई थी, लेकिन सत्ता से दूर रह गई थी आरजेडी। तो आरजेडी ने 2020 में बहुमत नहीं मिलने का ठीकरा इसी कांग्रेस पर फोड़ दिया था। फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भी आरजेडी महज 4 सीट ही जीत पाई। यानी कि आरजेडी ने यहां पर कोशिश तो पूरी की, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया। मात्र 4 सीट ही आरजेडी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत पाई थी। फिर बारी आती है 2025 विधानसभा चुनाव की। 2025 विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी
25 सीट पर ही सिमट गया। अब बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की जमानत ही जब्त हो गई। हाल ही में जो उपचुनाव हुए तो बिहार में आरजेडी लगातार अब कमजोर हो रहा है और पार्टी के कमजोर होने से उसका बार्गेनिंग पावर जो है ना वो कम हो जाता है। फिर सहयोगी दल जो हैं वो अपने पैर पसारना शुरू कर देते हैं और दबाव बनाने लग जाते हैं। आने वाले चुनाव में ज्यादा सीटों पर दावा भी कांग्रेस कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जो दबाव बना रही है आरजेडी पर, उसके लिए क्या वो खुद ऐसी स्थिति में है कि वो महागठबंधन को लीड कर सके? तो ये समझने के लिए एक ही तरीका है, पिछले कुछ चुनाव का ट्रेंड क्या कहता है। तो आइए अब इसे समझते हैं कि क्या कांग्रेस आरजेडी से बेहतर स्थिति में है बिहार में। 2019 लोकसभा चुनाव से शुरुआत करते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार में आरजेडी को और कांग्रेस के प्रदर्शन की अगर बात करें तो आरजेडी 19 सीटों पर लड़ी और 0 सीटें जीती। वोट परसेंटेज रहा 15.68%। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी, 1 सीट पर जीती और वोट शेयर रहा 7.85%। फिर साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव और इस चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी का प्रदर्शन भी जान लीजिए। तो आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी, 75 सीट जीत कर आई, वोट शेयर रहा 23.11%। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, 19 जीती और वोट शेयर रहा 9.48%। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का प्रदर्शन अब आप जान लीजिए। तो आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी, 4 जीती और वोट शेयर रहा 22.14%। कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, 3 सीटें जीत कर आई, वोट शेयर रहा 9.20%। फिर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा ये भी देख लीजिए। तो आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव विधानसभा में लड़ी, 25 सीटें जीती, वोट शेयर रहा 23% और कांग्रेस ने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, 6 सीट पर जीत मिली और इसका वोट शेयर रहा 8.71%। अब आप खबर तो समझिए, पिछले चुनाव के ट्रेंड के मुताबिक महागठबंधन में आरजेडी की स्थिति कांग्रेस से बेहतर है, पर अगर पूरे बिहार की बात करें तो विरोधी दलों के मुकाबले आरजेडी का प्रदर्शन खराब रहा है और पहले भी महागठबंधन की ड्राइविंग सीट को लेकर विवाद हो चुका है। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन के दल ये मसला आपसी सूझबूझ से हल कर पाते हैं या सियासत कोई नया मोड़ लेती है, क्योंकि कांग्रेस ने सीधा सीधा सवाल आरजेडी के नेतृत्व पर ही उठा दिया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों के आंदोलन के 14वें दिन सरकार की ओर से वार्ता की शुरुआत हुई। मोरहाबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और एक अधिकारी की कमेटी के साथ ही 10 छात्रों के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता जारी है। छात्र जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में बढ़ती जा रही गड़बड़ी की सीबीआई जांच के साथ ही परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। सरकार की कोशिश है छात्रों को समझा बुझाकर आंदोलन को समाप्त करने की। अब नजरें टिकी हैं स्टेट गेस्ट हाउस में हो रही वार्ता के नतीजों पर कि क्या छात्रों की मांग सुनी जाती है, उनकी समस्या का समाधान होता है या फिर वार्ता की अगली तारीख तय होती है। और अब आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। छात्र आंदोलन का आज 14वां दिन है और 14वें दिन सरकार के साथ बातचीत हुई। जेपीएससी के खिलाफ इतना गुस्सा लोगों में अब क्यों है ये आप समझिए। देखिए, पिछले 20 साल में 10 भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच हुई, 6 भर्ती परीक्षाओं की अलग से जांच चल रही है और जेपीएससी की पहली से लेकर 14वीं परीक्षा तक सभी विवादों में रही है। धांधली, गड़बड़ी, पेपर लीक के आरोप जेपीएससी की 9 भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई हैं। तो छात्रों की प्रमुख मांग क्या है ये भी जान लीजिए। यानी जो छात्र अभी डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सरकार से क्या चाहते हैं। तो 14वीं जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई से जांच कराई जाए, ये पहली मांग है। टीडीपीएल से कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द की जाएं।
तीसरी मांग है जेपीएससी और जेएसएससी के भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन हो, ओएमआर शीट में 5वें विकल्प को लागू किया जाए। तो जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन में आज क्या हुआ ये भी जान लीजिए। रांची में छात्र आंदोलन का आज 14वां दिन है। छात्र नेता राहुल क्रांति की आज तबियत भी अचानक बिगड़ गई। राहुल क्रांति रांची के सदर अस्पताल में अभी भर्ती कराए गए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। छात्रों की मांग पर सरकार अब बातचीत को तैयार हो गई है और छात्रों से बातचीत के लिए हम तैयार हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बयान दिया। फिलहाल स्थिति यह है कि स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता चल रही है। प्रतिनिधि मंडल में 10 छात्र हैं और सरकारी कमेटी में 4 मंत्री हैं। छात्रों की मांग पर चर्चा चल रही है और समस्या के समाधान की उम्मीद इस वार्ता से जताई जा रही है। देखना होगा कि इस बातचीत के बाद क्या ये जो समस्या है उसका समाधान निकल पाता है या नहीं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी और जेन अल्फा की जमकर तारीफ की है। गुरुवार को मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि जेन जी और जेन अल्फा पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा देशभक्त और ईमानदार हैं। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल पोज क्लॉक इट करके भी जेन जी का दिल जीत लिया। नहीं करना चाहिए अगर ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अगर 2 स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए। करेक्ट, तब सब ठीक रहेगा। टुडे आई लर्न द एक्सप्रेशन फ्रॉम यू ऑफ व्हाट आई एम सेइंग लाइक दिस। सर आप करिए साथ में करते क्लॉक इट। तो मोहन भागवत ने जेन जी और जेन अल्फा की तारीफ की और उसके साथ ये भी कहा कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो कुछ चाहते हैं और उनके समस्या का समाधान करना चाहिए। हम आपको अब पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कौन है मोहन भागवत। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं। 2009 से आरएसएस के सर संघ चालक हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि पूरी खबर क्या है। तो देखिए, मोहन भागवत ने जेन जी और जेन अल्फा से सीधा संवाद किया। मुंबई में यह संवाद कार्यक्रम था। संवाद के दौरान जेन जी की जमकर तारीफ की मोहन भागवत ने। जेन जी पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा देशभक्त और ईमानदार है, मोहन भागवत ने यह बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमें जेन जी की बात सुननी चाहिए, वो क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं। बातचीत में कमी हुई, इसी के कारण जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ। मोहन भागवत ने कहा कि संविधान में लिखा है प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा प्रदर्शन कैसे करना है उससे भी देखना चाहिए। सिस्टम में सुधार के लिए आंदोलन होते रहने चाहिए, मोहन भागवत ने यह भी बयान दिया। और इसके साथ मोहन भागवत ने जेन जी का ये क्लॉक इट वाला जो पोज है वो भी किया। अगर आप जेन जी नहीं हैं तो आप सोच रहे होंगे कि अब ये जो क्लॉक इट है ये क्या है, तो हम आपको इसे समझाते हैं। इसमें आपको उंगलियों को इस तरीके से रखना है। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसे थंब फिंगर के साथ ऐसे रखना है और इसमें उंगलियों को इस तरह से करते हुए ये क्लॉक इट है। तो सोशल मीडिया की भाषा का एक लोकप्रिय शब्द है जिसका मतलब होता है किसी बात या व्यवहार को पूरी बारीकी से नोटिस करना। मतलब अगर ये इशारा किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो बात है उसे बारीकी से नोटिस किया जा रहा है और किसी छिपे हुए सच को सबके सामने लाना, बिना ज्यादा कहे किसी सटीक और पक्के तथ्य को उजागर करना। अब आप खबर तो समझिए, जिसमें मोहन भागवत आरएसएस के सबसे बड़ा चेहरा है। आरएसएस राजनीतिक पार्टी तो नहीं है, लेकिन आरएसएस की विचारधारा बीजेपी के कामकाज में समाहित है। आरएसएस से निकले कई ऐसे
नेता हैं जो बीजेपी में बड़े पदों पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ही बात कीजिए तो लंबे समय तक वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। बीजेपी आरएसएस का संबंध बहुत गहरा है और जेन जी प्रोटेस्ट के निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार थी। धर्मेंद्र प्रधान को इसके लिए शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। आरएसएस प्रमुख ने जेन जी प्रोटेस्ट को सही ठहराया और आरएसएस का संदेश युवाओं के साथ है देश। मतलब ये कहने की कोशिश की गई कि जो जेन जी हैं वो हमारे हैं और उनके साथ वार्ता होती रहनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार के एक्शन की। ईओयू की टीम ने आज सहरसा के घूसखोर डीपीओ अजीत अमर के 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। सहरसा से लेकर सिवान तक ईओयू के एक्शन के बाद हड़कंप मच गया। भ्रष्ट डीपीओ पर आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। ये आलीशान घर है सहरसा के घुसखोर डीपीओ अजीत अमर का, जहां काली कमाई से करोड़ों का वारा न्यारा करने वाले भ्रष्ट डीपीओ के ठिकानों पर ईओयू की टीम ने धावा बोल दिया है। ईओयू की टीम ने डीपीओ अजीत अमर के 4 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। ईओयू की टीम ने सहरसा से लेकर सिवान तक डीपीओ के ठिकानों पर रेड डाला। सहरसा में शिक्षा विभाग के डीपीओ अजीत अमर के ठिकानों पर सुबह से ही ईओयू की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। ईओयू की टीम नया बाजार स्थित उनके आवास और शिक्षा विभाग के कार्यालय में एक एक कागजात को खंगाला। छपरा में भी अजीत अमर के सरकारी आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची। गंडक कॉलोनी में भ्रष्ट डीपीओ के सरकारी आवास पर रेड किया। ईओयू की टीम ने घर के दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच भी की। आय से अधिक संपत्ति का काम दर्ज हुआ है। आरोप में कोर्ट के आदेश पर हम लोग उनके आवास की तलाशी लेने आए थे। तलाशी ली गई। अब हम लोग क्या क्या सर पाया गया? नहीं, कुछ कागजात पाया गया है। बाकी विशेष ब्रीफ मुख्यालय द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। सुबह से ही बिहार के अलग अलग जिलों में अजीत अमर के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जैसा कि आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों ने बताया है कि 4 जगहों पर छापेमारी की खबर है। मैं बता दूं कि 62 लाख रुपए से ज़्यादा के आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर दर्ज हुआ था और उसी सिलसिले में ये छापेमारी चल रही है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यही वो आवास है उनका। जब छपरा में वे यहाँ पर डीपीओ थे तब यहाँ रहा करते थे और आर्थिक अपराध की टीम इस आवास के अंदर को खंगाल रही है। तमाम जो साक्ष्य है उसको खंगालने की कोशिश कर रही है। अब सिवान में भी भ्रष्ट डीपीओ अजीत अमर के इस बंगले को जरा देखिए। सिवान के रैनी गांव में ये भ्रष्ट डीपीओ का पैतृक घर है। जब रैनी गांव में ईओयू की टीम छापेमारी करने पहुंची तो घर पर ताला लटका मिला। फिर ईओयू की टीम ने घर की चाबी मंगवाकर घर के अंदर तलाशी अभियान चलाया। अंतर्गत हम लोग 9 सदस्यीय टीम इनके रहना इसी पुश्तैनी घर 4 नए घर पर छापेमारी किया गया है और इसमें कुछ दस्तावेज वगैरह बरामद हुआ है और इनके यही दस्तावेज और अग्रिम अनुसंधान जारी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सहरसा के घुसखोर डीपीओ के खिलाफ कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया है कि अजीत अमर ने अपनी आय से करीब 72.35% अधिक संपत्ति बनाई है। इसकी कीमत लगभग 62,20,000 रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सारण में प्रतिनियुक्ति के दौरान अजीत अमर के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े गंभीर आरोप लगे थे। जांच में अजीत अमर और उनकी पत्नी के बैंक खातों में 32 महीने के दौरान 2,51,00,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन का मामला सामने आया था। जांच में पत्नी के नाम पर करीब 41,50,000 की जमीन एकमा प्रखंड में खरीदी गई। मकान निर्माण में बड़ी रकम खर्च होने की भी बात सामने आई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में काम कराने के नाम पर डीपीओ पर 12,50,000 रुपए मांगने की बात भी सामने आई थी। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। हर दिन किसी न किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ छापेमारी चल रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारी बचेंगे नहीं। सहरसा के घुसखोर डीपीओ पर एक्शन के बाद ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सबके मन में यही सवाल है कि अब अगला नंबर किसका है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह, सारण से संतोष गुप्ता के साथ सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। तो घुसखोर अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई जारी है और ये साफ संदेश है कि घुसखोर अधिकारी बचेंगे नहीं। अब आप खबर तो समझिए।
घूसखोर अधिकारी पर ईओयू के एक्शन के मायने अब आप समझिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि खबर क्या है। घूसखोर डीपीओ पर ईओयू का शिकंजा कसा गया। सहरसा डीपीओ अजीत अमर के ठिकाने पर ईओयू की टीम ने रेड किया है। बताया जा रहा है कि आय से लगभग 72.35% अधिक संपत्ति का आरोप इस अधिकारी पर है। सारण के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप है और इसके अलावा 62,20,550 रुपए संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिल चुके हैं। इस मामले में ईओयू ने एक साथ 4 जगह पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें सिवान के रैनी गांव स्थित पैतृक एवं निजी मकान में छापा पड़ा। सहरसा के नया बाजार स्थित किराए का आवास पर रेड पड़ा। सहरसा का डीपीओ कार्यालय कक्ष में छापेमारी हुई। छपरा की गंडक कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में रेड की गई। और अब आप अजीत अमर पर लगे आरोप को समझिए। करीब 6 महीने पहले छपरा से स्थानांतरित होकर सहरसा आए थे। छपरा में तैनाती के दौरान कार्यशैली पर सवाल उठे थे। पत्नी के बैंक खातों में असामान्य लेन देन सामने आया है। 32 महीने के भीतर करीब 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है। एक माह प्रखंड में लगभग 120 कट्ठा जमीन खरीदने का आरोप लगा है। करीब 41.50 लाख रुपए जमीन खरीदने का आरोप है। लाखों रुपए की लागत से मकान निर्माण की भी जानकारी मिली है। शिक्षा विभाग में करीब 10.70 लाख रुपए घूस देने का आरोप है। जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग ने अजीत अमर की सारण में प्रतिनियुक्ति समाप्त की है। मूल कार्यालय सहरसा में योगदान देने का निर्देश दिया गया है और इसी मामले में ईओयू की छापेमारी ने जांच को नया मोड़ दे दिया है। छापेमारी में क्या कुछ मिला है ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि ईओयू की छापेमारी अभी भी जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।